आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण, प्रक्रिया और प्रभाव के बारे में जानेंगे। मध्यकाल के अंत में और आधुनिक युग के प्रारंभ में भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद एवं धर्म सुधार जैसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो कि परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप ही अधिक थे। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति भी व्यापक आर्थिक परिवर्तनों की श्रृंखला थी, जो कि वाणिज्यवाद से उद्भूत पूंजीवाद द्वारा संभव हो पाई। अन्य परिवर्तनों की तरह औद्योगिक क्रांति भी किसी निश्चित तिथि को या निश्चित वर्ष में प्रारंभ नहीं हुई। यद्यपि फिशर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 1769 से मानते हैं, जब आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, और न ही इसको पूर्ण होना माना जा सकता है क्योंकि परिवर्तनों की प्रक्रिया आज भी जारी है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुटीर उद्योगों की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। घरेलू उत्पादन प्रक्रिया का स्थान कारखाना प्रणाली ने ले लिया था और मनुष्य ने शक्ति चालित मशीनों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। उत्पादन प्रणाली में हस्तशिल्प का स्थान शक्ति चालित यंत्रों ने ले लिया। टोयनबी का मत है कि 18वीं शताब्दी में हुए ये परिवर्तन इतने पूर्ण थे और इतनी शीघ्रता से हुए कि इनको एक औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देना उचित ही है। इतिहासकार हेजल ने भी घरेलू उद्योग धंधों के मशीनीकरण को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। अब हम औद्योगिक क्रांति के कारणों की अगर बात करें, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। 18वीं औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो गई थी। भूमि की चकबंदी होने से छोटे छोटे किसान अपनी भूमि से वंचित हो गए। वे कुछ तो बड़े कृषक जमींदारों के यहाँ काम ढूंढने लगे, जबकि अधिकांशतः नगरों की ओर पलायन कर गए। तो वे अब जीविकोपार्जन के लिए किसी भी मजदूरी पर कार्य करने को तैयार थे। परंपरागत कृषि प्रणाली में कृषक स्थानीय जरूरतों को ही पूरा करते थे, किंतु अब शहरों की आवश्यकता की पूर्ति करने और व्यापार द्वारा लाभार्जन भावना के कारण अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। अतः अब कृषि के लिए नए उपकरणों और वैज्ञानिक विधियों की खोज की जरूरत महसूस की जाने लगी। इन्हीं प्रयत्नों में 1701 में टल नामक व्यक्ति ने एक कतार में बुआई के ड्रिल मशीन का निर्माण किया। टाउनशेंड ने विभिन्न फसलों को क्रमिक रूप से बोने तथा भूमि को अलग अलग फसलों के लिए अलग से तैयार करने की पद्धति निकाली। बैकवेल ने नस्ल सुधार का तरीका खोजकर पशुधन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थर यंग ने वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की। कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार थे, उन्होंने भी औद्योगिक क्रांति की
एक प्रकार से आधार भूमि तैयार की। नए आविष्कार प्राय जनता में शीघ्रता से स्वीकार्य नहीं होते, परंतु ब्रिटेन की जो कल्पनाशील और दूरदर्शी सरकार ने उन प्रयोगों को स्वीकार्य बनाने के लिए प्रेरणा और कानून दोनों का सहारा लिया, तो वहाँ का जो इसके अलावा इंग्लैंड का जो राजनीतिक स्थायित्व ने भी औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। 17वीं शताब्दी में जो वाणिज्यवादी धन कमाकर खूब पूंजी संचय कर रहे थे, व्यापारिक कंपनियों ने न केवल बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा किया, बल्कि उपनिवेशों की स्थापना में भी वे सक्रिय थे। इससे जहां कच्चा माल कम दामों पर उपलब्ध था, वहीं निर्मित माल के विस्तृत बाजार भी हासिल हुए। इस प्रकार मांग निरंतर बढ़ रही थी, जिसकी पुराने तरीकों या घरेलू उत्पादन प्रणाली से आपूर्ति असंभव थी। इसलिए नए नए तरीके खोजे जाने लगे। इन सब का परिणाम था नई मशीनों का आविष्कार। इसके अलावा जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। रोजगार की समस्या उत्पन्न होने लगी। जनसंख्या के साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई। प्राकृतिक संसाधन। इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे और जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोयले और लोहे के भंडार अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ने भी इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति को अग्रदूत बनाने में सहयोग किया। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र एवं बंदरगाह बनाने के अनुकूल समुद्री तट था। समुद्री व्यापार पर एक अधिकार के कारण ही इंग्लैंड का व्यापार और उद्योग विकसित हुआ। इसके अलावा औपनिवेशिक विस्तार, जिसके कारण कच्चा माल और नवीन उन्नत बाजार इंग्लैंड को सहज उपलब्ध थे। तो इन सभी कारणों की वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की प्रगति। स्पष्ट था कि उपलब्ध उपकरणों में परिवर्तन किए बिना बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया जा सकता था। यह स्थिति सबसे अधिक वस्त्र उद्योग में थी। सबसे पहले जॉन केन ने 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसने जुलाहों की बुनाई क्षमता को काफ़ी बढ़ा दिया। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काते जा सकते थे। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार कर वाटर फ्रेम नामक सूत कातने के नए चरखे का आविष्कार किया, जो जल शक्ति से चालित था। अनेक विद्वान वाटर फ्रेम के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात मानते हैं। इसी तरह से सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों के तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर 1779 में स्पिनिंग म्यूल का निर्माण किया। इससे सूत महीन काता जा सकता था और शीघ्रता से भी। 1785 में कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे अर्थात पावरलूम का आविष्कार किया, जो जल और वाष्प शक्ति दोनों से चल सकता था। नई मशीनों के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता थी।
इसके लिए लौह अयस्क को गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता था। ये पद्धति अत्यधिक श्रम साध्य व व्ययशील थी, किंतु 1750 के आसपास पत्थर के कोयले के प्रयोग ने इस्पात निर्माण को सुगम सस्ता बना दिया। पत्थर के कोयले की खानों में पानी भर जाने की समस्या का समाधान निकालने के संदर्भ में न्यूकोमैन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। 1769 में जेम्स वाट ने इस इंजन में सुधार कर इसे और अधिक उपयोगी बना दिया। इसके अलावा 1793 ईस्वी में अमेरिकी नागरिक एली व्हिटने ने कपास ओटने की मशीन कॉटन जिन का आविष्कार किया, जो 50 व्यक्तियों के बराबर कपास ओटने मतलब कपास को बिनौले से अलग करने का काम करती थी। इसके अलावा यातायात क्रांति के बिना भी औद्योगिक क्रांति असंभव थी। तो इस दिशा में स्कॉट इंजीनियर मैकडम ने सड़क निर्माण की नई पद्धति की खोज की, जिसका प्रयोग आज भी होता है। इसके अलावा यातायात नहरों का निर्माण जेम्स बिंडले नामक इंजीनियर ने किया, जिससे माल परिवहन का व्यय पहले की अपेक्षा आधा रह गया। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड डी लेशेप ने स्वेज नहर का निर्माण किया। इससे भारत और यूरोप के मध्य की दूरी 1/3 रह गई। 1807 ईस्वी में अमेरिकी आवासी रॉबर्ट फुल्टन प्रथम वाष्प शक्ति चालित नौका का आविष्कार किया। इसी तरह से चार्ल्स गुडियर द्वारा रबड़ के वाल्कनीकरण की पद्धति की खोज की। 1880 में पेट्रोल इंजन के आविष्कार ने परिवहन के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन किए। फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में हो चुकी थी, किंतु रूस में इसका प्रारंभ सबसे बाद में अर्थात 19वीं सदी के अंत में हो पाया। यूरोपीय देशों में क्रांति के प्रसार के लिए इंग्लैंड के आविष्कार तो उपलब्ध थे ही, साथ ही फ्रांसीसी क्रांति ने भी सहायता पहुंचाई। अब हम औद्योगिक क्रांति के प्रभाव या परिणाम की चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति के समान औद्योगिक क्रांति ने भी जनजीवन, संस्थाओं एवं व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। इसके दूरगामी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिणाम हुए। औद्योगिक क्रांति के कुछ तात्कालिक प्रभाव थे और कुछ दूरगामी। मनुष्य के द्वारा निर्मित मशीन ने मनुष्यों को शोषक व शोषित वर्गों में विभाजित कर दिया। छोटे उद्योग नष्ट होने लगे क्योंकि वे मशीनों के उत्पादन से स्पर्धा नहीं कर सकते थे। बेरोजगारी बढ़ने लगी। रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर जाने लगे। परिणाम स्वरूप परिवार टूटने लगे। पारस्परिक नैतिक बंधन ढीले पड़ते गए। मजदूरों को भेड़ बकरियों के भांति कारखानों में रखने, काम के अधिक घंटों तथा उबाऊ काम के कारण मनुष्यों को मानसिक, पारिवारिक तनाव व टूटन का सामना करना पड़ा एवं अपराध वृत्ति तेजी से बढ़ने लगी। मानव मात्र में प्रेम के बंधन ढीले पड़ने लगे। इसके अलावा शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी ने आवास, सफाई, पेयजल, यातायात आदि की समस्याएं पैदा की। आज की जो सर्वाधिक ज्वलंत समस्या प्रदूषण भी इसी औद्योगिक क्रांति की ही देन है। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक व्यवस्था को भी एक नए रूप में स्थापित किया।
मध्यम वर्ग जिसका चरित्र तो स्पष्ट था किंतु उसकी शक्ति अभी तक पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाई थी, अब अपने में से उत्पन्न एक अधिक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्देशित होने लगा। इस वर्ग की आमदनी ही नहीं, शक्ति में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। राज सत्ता पर भी वे हावी होने लगे और निम्न वर्ग के असंतोष को दूर करने के लिए वे राज सत्ता के माध्यम से नियम कानून भी अपने हितों के अनुकूल बनवाने लगे। औद्योगिक क्रांति से मजदूरों की दशा बहुत बिगड़ी और इस अत्यधिक खराब हालत ने भी उनको संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार जो है मजदूरों के हितों के लिए कार्ल मार्क्स और एंजेल के विचारों और नेतृत्व में एक वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म दिया, जो एक प्रकार से नवीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का आगमन था, जो औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाया, जिससे वस्तुएं सस्ती मिलने लगी, जीवन स्तर में वृद्धि हुई। उपभोगवाद की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे मनुष्य की नैतिक मान्यताएं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति कमजोर हुई। औद्योगिक क्रांति का एक सीधा और अनिवार्य परिणाम था साम्राज्यवादी स्पर्धा, क्योंकि विशाल पैमाने पर उत्पादन होने के कारण अधिकाधिक बाजार प्राप्त करने के प्रयास होने लगे, क्योंकि उत्पादन को खपाने, कच्चे माल की प्राप्ति और खाद्यान्नों की उपलब्धता के संदर्भ में अधिक से अधिक उपनिवेशों का होना आवश्यक माना गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है इस स्पर्धा ने उन्माद का रूप ले लिया, जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जनधन की अपार हानि हुई। औद्योगिक क्रांति ने राज्यों के कार्यों में भी अत्यधिक वृद्धि कर दी। शहरों में बढ़ती भीड़ ने यातायात प्रबंध, नगर का व्यवस्थित विकास, विस्तार, कानून व व्यवस्था की स्थिति आदि विभिन्न कार्य संभालने के लिए सरकार विवश हुई। इसके अलावा श्रमिकों की दुर्दशा और उससे उत्पन्न असंतोष ने सरकार को श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कानून बनाने पड़े। कहने का मतलब है कि इन सब का जो सम्मिलित परिणाम हुआ वो हुआ एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में ऐसे परिवर्तन किए जो इंग्लैंड से प्रारंभ होकर निकट भविष्य में समस्त पश्चिमी विश्व के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहन परिवर्तन लेकर आए और साथ ही ऐसी नवीन समस्याओं का जन्म हुआ जिनसे विश्व समुदाय आज भी उलझा हुआ है।